व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका स्वागत है देश प्रदेश की खबरों में। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस के साथ। उत्तर ओडिशा में बाढ़ नियंत्रण, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने की राहत कार्यों की जानकारी। असोप में ट्रक ने गौ माता को मारा, घायल पशु के मालिक ने ड्राइवर से की पूछताछ। मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में मानसून के कारण धुआंधार जलप्रपात 15 अक्टूबर तक बंद। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। उत्तर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति पर राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी का बयान। बालासोर और मयूरभंज में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में, हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि सरकार उत्तर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने विशेष रूप से बालासोर और मयूरभंज जिलों में स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में बताया। मंत्री ने बताया कि मयूरभंज जिले में लगभग 5000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। वहीं बालासोर में 1100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर वैक्यूएट किया गया है। केंद्रीय आरटीसी भी बालासोर में तैनात है। उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। Particularly in the district of Baleswar and Mayurbhanj is totally under control. Around 5,000 persons have been evacuated in the district of Mayurbhanj. Another 1,100 persons have been evacuated in the district of Baleswar. The central RTC has positioned himself in Baleswar. The officers who were earlier posted in Baleswar and Mayurbhanj were reposted there for the purpose of helping out the district administration in rescue and relief operation. We are in touch with both the districts. The water level of Budhabalanga is receding and receding fast. And for that matter, Subarnarekha is almost stagnant and likely to decrease in coming few hours. The inflow of water from Jharkhand side has also started receding. There is another depression likely to affect the situation. We are ready to face any eventuality arising out of the inflow of water from across the border from Jharkhand, as well as the possible rainfall in Baleswar and Mayurbhanj. People are safe. Many relief centers are open with all type of facilities, including cooked food, including ration, including dry food, milk and baby food for the children, and equipped with all type of medicines which are required at the time of flood situation. The doctors have also positioned themselves in all the relief centers as well as in vulnerable points. UDRF has also taken position since yesterday morning. NDRF has also positioned itself. The fire services is also right on the job, rescuing people from the Maroon area. People are safe. The domestic animals in those districts are also safe. We are expecting the rain from Jharkhand side. आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। असोप क्षेत्र में ट्रक ने गौ माता को मारा, घायल पशु के मालिक ने ट्रक ड्राइवर से की पूछताछ। ग्रामीण एसपी राम मूर्ति जोशी ने दी जानकारी। ग्रामीण एसपी राम मूर्ति जोशी ने बताया कि कल असोप थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने गाय को टक्कर मारी, जिससे वो घायल हो गई। इस घटना के बाद घायल गाय के मालिक और भोपालगढ़ के कुछ युवाओं ने ट्रक की तलाश शुरू कर दी। बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दिए वे भोपालगढ़ के एक क्षेत्र में पहुंचे और वहां ट्रक ड्राइवर से पूछताछ करने लगे। कल असोप थाना क्षेत्र में एक गाय ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। गाय और उससे गाय घायल हो गई थी। उसके उपरांत गाय के मालिक और भोपालगढ़ के कुछ युवक उस ट्रक को ढूंढते हुए स्थानीय पुलिस थाने को बिना सूचित किए हुए भोपालगढ़ के एक मोहल्ले में चले गए और ट्रक वाले को से जो है वार्ता करने लगे। इस दरमियान थोड़ी उनकी कहासुनी होने लग गई स्थानीय निवासियों से भोपालगढ़ के से। पुलिस को सूचना मिली तो तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। डिप्टी एसपी स्वयं मौके पे पहुंचे और जो दुर्घटना कारित करने वाला ट्रक था उसको लेके थाने पे आए और
दुर्घटना गाय वाले पक्ष से रिपोर्ट लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। इस बीच कुछ निहित स्वार्थी लोगों ने भोले भाले युवकों को भड़काकर माहौल खराब करने की कोशिश भी की भोपालगढ़ कस्बे का, जिसका स्थानीय पुलिस ने त्वरित गति से त्वरित ढंग से भीड़ को डिस्पर्सल भी किया। कस्बे की शांति व्यवस्था बनी रही और कस्बे भोपालगढ़ में पूर्णतः शांति है। इस संबंध में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी है और प्रत्येक दोषी के खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक मुकदमा तो गाय एक्सीडेंट का थाना आसोप में दर्ज हुआ है और एक मुकदमा जो व्यक्ति भोपालगढ़ कस्बे में गाय ट्रक ढूंढने गए थे, उनके साथ जो कहासुनी और गाली गलौज हुआ, उसके संबंध में दर्ज किया गया है। और एक जो थाने के सामने हुड़दंग कर रहे थे, पथराव कर रहे थे और आपस में भी मारपीट कर रहे थे, उसके संबंध में दर्ज किया गया। शांति भंग में अभी करीब 15 लोगों को हमने अरेस्ट किया और पूर्णतः शांति। और अब अगली खबर, मध्य प्रदेश के बेड़ाघाट में प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात मानसून के कारण 15 अक्टूबर तक बंद। पर्यटकों के लिए सुरक्षा इंतजाम कड़े। मध्य प्रदेश के जशपुर जिले के बेड़ाघाट में स्थित प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात को मानसून की भारी बारिश और उससे जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के कारण 15 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है। ये निर्णय स्थानीय प्रशासन द्वारा लिया गया है ताकि भारी वर्षा के दौरान पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। धुआंधार जलप्रपात, जो अपनी उग्र जल प्रवाह और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, मानसून के दौरान अत्यधिक जलस्तर और तेज बहाव की वजह से खतरे का कारण बन सकता है। इस दौरान जलप्रपात के आसपास की चट्टानें भी फिसलन भरी हो जाती है, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। सोचा था बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा मौसम होगा, पर यहाँ पर बारिश की वजह से हमें उस साइड नहीं जाने दिया जा रहा है। और वेदर तो बहुत अच्छा है, बट क्या है, पास से नहीं देख पाएंगे, इस वजह से थोड़ा सा दुख है। उतनी दूर से हम इतनी दूर आए और मतलब एंजॉय करने के लिए नहीं मिल पा रहा है, बट फिर भी ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा, क्योंकि सेफ्टी की वजह से कि हमें मतलब दूर रहना चाहिए, कुछ हो ना जाए, इसलिए। बाकी ठीक है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर SDRF टीम की वजह से हम लोग तैनात किए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षित के मतलब लोगों को समझाई दी जाती है कि खतरनाक जगह पे मत जाएं, सुरक्षित जगह पे अपनी सेल्फी लें, खतरनाक जगह से बच के रहें और सबको चिल्ला के विसल बजा के दूरी बनाने के लिए आगे और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। हरियाणा मंत्री अनिल विज का आप नेता गोपाल राय की पीएम मोदी टिप्पणी पर तीखा जवाब। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर करारा जवाब दिया है। गोपाल राय ने पीएम मोदी को एक चींटी जो बाहर तोड़ने निकली है कहकर उनकी तुलना की थी। इस पर अनिल विज ने कहा कि क्या उसके पास ऐसा करने की ताकत भी है और क्या लोगों के घरों में घुसकर कब्जा करना सही शिष्टाचार है? क्या यही व्यवहार है जिसे वे स्वीकार करते हैं? अनिल विज के इस बयान से राजनीतिक तकरार तेज हो गई है, जहां उन्होंने गोपाल राय के रवैये पर सवाल उठाए हैं और उनकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा और कार्यशैली लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। जब आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हम प्रधानमंत्री के घर में घुसकर कब्जा करेंगे। चींटी चली पहाड़ तोड़ने,
क्या गोपाल राय, क्या उसकी ताकत है और क्या ये शिष्टाचार है? लोगों के घरों में घुसना और कब्जे करना। तुम्हारा माना ये फितरत है, लेकिन अपने आप में रहो, ज्यादा मत उछलो। तो छू कर दिखाओ सरकार को कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड का पार्लियामेंट में एक्ट पास हो गया, ऑनलाइन साइट बन गई और सब उसके ऊपर दर्ज कर रहे हैं। वो तो वक्फ बोर्ड को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये देश की किसी भी संवैधानिक संस्था में इनका विश्वास नहीं है। विधिवत नियमानुसार पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ है कि सभी झुग्गी झोंपड़ियों को तोड़ना है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि जिस दिन 40 लाख लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, इनको इनकी नानी याद आ जाएगी। देखिए, मुझे नहीं याद आता कि भाजपा ने कहीं पर भी कोई झुग्गी झोंपड़ी तोड़ी। भाजपा तो गरीब लोगों के लिए स्कीमें बना रही है, लोगों को मकान दे रही है, रेहड़ी वालों के लिए हर शहर में बसाने के लिए सरकार ने पैसा मंजूर किया है। कई कोर्ट के आर्डर से अगर कहीं कुछ हो रहा है तो उसका आरोप भाजपा पर नहीं थोपा जा सकता। केजरीवाल में हिम्मत है तो जाके कोर्ट से लड़े। आइए देखते हैं अगली खबर। अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बालाटाल बेस कैंप का किया निरीक्षण। अमरनाथ यात्रा 2025 की सुरक्षा समीक्षा के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बालटाल बेस कैंप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की, जिनमें यात्रा की सुरक्षा तैयारियों और समन्वय उपायों का जायजा लिया गया। मनोज सिन्हा ने सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रभावी योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इस समीक्षा का उद्देश्य यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए सभी जरूरी प्रबंधों को अंतिम रूप देना है। आइए देखते हैं अगली खबर।
पंजाब मंत्री हरपाल सिंह चीमा का सुखबीर सिंह बादल पर कड़ा हमला, कहा अदालत और जांच अधिकारियों को धमका दे रहे हैं। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे अदालत और जांच अधिकारियों को धमका रहे हैं और कानून को तोड़ रहे हैं। मंत्री ने कहा कि ये बिल्कुल अस्वीकार्य है, हम किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं है। पंजाब में नशे की लत फैलाने में जो भी शामिल है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने राज्यों में नशे के खिलाफ कठोर कदम उठाने का संकल्प भी जताया। देखिए, सुखबीर सिंह बादल जो है वो अदालत को भी थ्रेटनिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे जब हमारी सरकार आएगी। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों को भी थ्रेटनिंग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं वो कानून में खलल डाल रहे हैं, कानून को आगे नहीं बढ़ने देते। को बिल्कुल ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तो कानून अपना काम करेगा, हम न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। हम जो भी पंजाब में नशा फैलाएगा या जिसने भी नशा फैलाया है उसके खिलाफ हम निर्णायक कार्रवाई करेंगे। देखिए, इससे पता चलता है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सुखबीर सिंह बादल कैसे हमारे धार्मिक स्थानों को तबाह करने का यत्न कर रहा है, कैसे उन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को हाईजैक किया हुआ है, कैसे हमारे धर्म में दाखिल दे रहा है, कैसे जो हमारे धर्म के बड़े लोग हैं उनको थ्रेटनिंग दी जाती है। तो मैं समझता हूं ये इतिहास का वो काला दौर है जिससे पता चलता है कि सुखबीर सिंह बादल हमारे धार्मिक स्थानों को भी नहीं बख्श रहे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व महानगर प्रमुख विलास शिंदे ने शिवसेना छोड़ी। शिवसेना को एक और बड़ा झटका लगा है। लंबे समय से नाराज चल रहे पूर्व महानगर प्रमुख विलास शिंदे ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी छोड़कर शिंदे सेना में शामिल होने का ऐलान किया। रविवार 29 जून की सुबह ही विलास शिंदे अपने 8 पूर्व नगर सेवकों के साथ ठाणे के लिए रवाना हो गए और शिंदे सेना में शामिल हो गए। इससे पहले शुक्रवार 27 जून को ठाकरे गुट ने कैलाश शिंदे को महानगर प्रमुख के पद से हटा दिया था, जो उनके पार्टी छोड़ने का बड़ा कारण माना जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय भवानी। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा, धर्मवीर आनंदीगे साहेबांचा। आज विलास शिंदे आणि त्यांच्याबरोबर अनेक सहकार्यांनी यामध्ये नाशिक महापालिकेचे नगरसेवक संतोष गायकवाड, नैना गांगुर्डे, विष्णुपंत भेंडगुळे, प्रवीण पाळदे, पल्लवी पाटील, निलेश ठाकरे, उषाताई शेळके, प्रवीण पाळदे पहलवान पण आहेत ना, उपमहानगर प्रमुख निवृत्ती इंगोले, जिल्हा परिषद सदस्य सोमनाथ फडोळे, निलेश साळुंके, विश्वास आहेर, ज्ञानेश्वर पाटील, मुकेश कडलक, राहुल पाटील, नितीन मोहिते, राजाराम पडोळ, बाजीराव गायकवाड, श्रीनाथ थेटे, मोनीश दोंदे, सुनील मते, रावसाहेब जाधव, उत्तमशेठ पांडली मंडलिक, शरद गोंगडे, अरुण रोकडे, खंडू भोये, रमेश भोये, दिलीप चौधरी, दशरथ धांडे, खूप नावं झाली, राजेश मोरे, नितीन भागवत, दयाराम आहेर, संकेत सातबाई, सचिल कर्डिले आणि अनेक सरपंच. तुमचं पण आहे काय? हा, विके जाधव, पीके जाधव 25 वर्ष सरपंच. तुमचं मनापासून स्वागत करतो. बबनराव महेश गुने सगळ्यांना धुवून आले नाशिक मध्ये. काय विलास, काय तिकडे काय शिल्लक बिल्लक ठेवले का नाही? काय हा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है क्या? आता मला नक्की विश्वास आहे की नाशिक महापालिकेवर भगवा फडकल्याशिवाय राहणार नाही. आज आपल्या इथं मंत्री दादा भुसे आहेत, आपले खासदार नरेश मस्के आहेत, भाऊसाहेब चौधरी आहेत, आपले माजी खासदार सदाशिव गोडसे आहेत, इकडं आपला अप्पा करंजकर आहेत, पेलवान आहेत. पण आज अजयची आई वारली बोरसेची.
अजय बोरस त्यांची आई वारली त्यामुळे ते आले नाहीत, सकाळी होते. तर सर्व नगरसेवक, पदाधिकारी, विविध संस्थांचे चेअरमन, सरपंच, उपसरपंच, शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख, ज्येष्ठ नागरिक, अनेक संस्थांचे पदाधिकारी आणि माझ्या लाडक्या बहिणी पण आहेत, लाडके भाऊ पण आहेत, लाडके शेतकरी पण आहेत. लाडक्या बहिणींची योजना कधी बंद होणार नाही, काळजी करू नका. आणि म्हणून आज नाशिक मधल्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये हॉल पूर्ण भरून गेलाय, बाहेर लोक आहेत आणि अजून रस्त्यामध्ये लोक येत आहेत. त्या रस्त्यातल्या गाडीमध्ये असलेल्या शिवसेना पदाधिकाऱ्यांचं, कार्यकर्त्यांचं देखील मी शिवसेनेमध्ये स्वागत करतो, त्यांनाही शुभेच्छा देतो आणि तुम्हाला सगळ्यांचं अभिनंदन करतो. खरं म्हणजे विलास शिंदे एक धडाडीचा कार्यकर्ता म्हणून, बाळासाहेबांचा, आनंद दिघे साहेबांचा चाहता आणि माझाही लाडका कार्यकर्ता, असं विलास शिंदेचं तिथं काम आहे. आणि विलास शिंदेच्या लग्नाला मी गेलो तर त्या लग्नाला जायच्या अगोदर 2 दिवसापासून बातम्या सुरू होत्या आणि लग्नाला गेलो तर तिथं प्रेस कॉन्फरन्स घ्यायला प्रेसवाले आले होते. अरे मला लग्नामध्ये काय प्रेस कॉन्फरन्स, मी तर शुभेच्छा द्यायला आलोय. तर बोले नाही काय विलास शिंदे कधी प्रवेश करणार. मी बोलो मी आता त्यांच्या लग्नामध्ये प्रवेश केलेला आहे, आता त्यांच्या वधूवरात मुला मुलीत आशीर्वाद द्यायला आलोय तिकडे. आणि जावयाचा पण प्रवेश घेतलाय, व्याही पण प्रवेश घेतलाय, त्यांचंही मनापासून मी स्वागत करतो. असे जावई म्हणजे आपले एक शिवसैनिक वाढल्या आणि त्यांचं कुटुंब वाढलं. त्यामुळे मी सगळ्यांचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो. खरं म्हणजे विलास शिंदे एक धडाडीचा कार्यकर्ता, प्रत्येक अडीअडचणीमध्ये धावून जाणारा कार्यकर्ता. मी म्हणून त्याला म्हणालो, बरं तू बाबा एवढा उशीर का केलास. तर बोले सगळ्यांना सोबत घेऊन यायचं होतं ना मला, त्यामुळे सगळे जुळवाजुळवी सुरू होती. मला वाटतं हा एक टप्पा आहे, अजून दुसरा टप्पा होईल. मला वाटतं नाशिकमध्ये काही शिल्लक राहील असं वाटत नाही. शिवसेना आपली पक्की धनुष्यबाण पक्का आहे ना, शिवसेना खरी शिवसेना. आज तुम्ही खऱ्या शिवसेनेमध्ये आलेला आहे. आणि ज्यांनी हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांचे विचार सोडले, आनंद दिघे साहेबांच्यावर टीका केली, त्यांना जनतेने जागा दाखवली. खरं म्हणजे रोज शिव्यासाप, टीका. आणि मगाशी विलासने सांगितलं की जेव्हा आम्ही 40-50 आमदार घेऊन एक शिवसेनेमध्ये उठाव झाला, शिवसेनेमधून आम्ही दुसरीकडे नाही गेलो, शिवसेनेमध्येच उठाव झाला. जेव्हा शिवसेनेचं नेतृत्व चुकीचं काम करतं, जेव्हा बाळासाहेबांच्या विचारांना तिलांजली देतं, बाळासाहेब म्हणायचे काँग्रेस माझी होऊ देणार नाही, काँग्रेस झाली तर माझं दुकान बंद करीन, त्याच काँग्रेस बरोबर गेल्यामुळे आम्हाला ते पाऊल उठवावं लागलं, उचलावं लागलं आणि आम्ही सत्तेतून पायउतार झालो. दादा भुसे पण मंत्री होते, माझ्याबरोबर 8 मंत्री होते. मला सांगा, सरपंच किंवा नगरसेवक पण इकडचं तिकडे जायला 10 वेळा विचार करतो. आमदार आणि मंत्रीपद सोडून कोण कसं येऊ शकतं. आणि म्हणून विचारधारा बदलल्यामुळे आम्हाला बाळासाहेबांचा विचार पुढे घेऊन जावं लागलं. शिवसैनिकांचं खच्चीकरण थांबवावं लागलं, धनुष्यबाण घाण टाकलेला सोडवावा लागला. आणि म्हणूनच जनता, मायबाप जनतेने देखील जे मी मुख्यमंत्री म्हणून 2.5 वर्षात काम केलं त्याची पोचपावती झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये जनतेने दिली. आपण 80 जागा लढलो, 60 जागा जिंकले. उबाटा 90 जागा लढवून 20 जागा जिंकले. हा फरक आहे. जनतेने त्यांना त्यांची जागा दाखवली आणि खऱ्या शिवसेनेवर शिक्कामोर्तब केलं. न्यायालयामध्ये जायचे, निवडणूक आयोगाला तक्रार करायचे, ईव्हीएम वर संशय व्यक्त करायचे आणि म्हणाले आता आम्ही जनतेच्या न्यायालयात जाऊ. जनतेच्या न्यायालयात गेल्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये जनतेने देखील त्यांना त्यांची जागा दाखवली. आणि म्हणून या महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेने आज जे काही जनतेसाठी आपण
लोकाभिमुख कल्याणकारी योजना केल्या, जे विकास प्रकल्प थांबवले होते ते आपण सुरू केले. म्हणजे विकास आणि कल्याणकारी योजना यांची सांगड घालण्याचा आपण प्रयत्न केला. आणि म्हणूनच तुम्ही देखील विश्वास ठेवला, कारण तुम्हाला देखील आज विश्वास आहे की काम करणारे कोण, घरी बसणारे कोण, आरोप करणारे कोण, टीका करणारे कोण. आणि म्हणून आम्ही आरोपाला, टीकेला या एकनाथ शिंदेने त्यांना कामातून उत्तर दिलं. आणि म्हणूनच आज या महाराष्ट्रामध्ये एक जी काही आपण जी प्रवेशाची प्रक्रिया शिवसेनेमध्ये इतर पक्षातले लोक दररोज प्रवेश करत आहेत. आज देखील 8 नगरसेवकांनी, यापूर्वी देखील नगरसेवकांनी प्रवेश केले. या महाराष्ट्रातून अनेक जिल्ह्यातून, अनेक तालुक्यातून एकही दिवस असा नाही की त्या दिवशी प्रवेश नाही. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो की बाळासाहेबांचा, आनंद दिघे साहेबांचा विचार आपल्याला पुढे न्यायचा आहे. लोककल्याणकारी योजना आपल्याला करायची आहे. मी नेहमी सांगतो, सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आम्ही आलो नसलो तरी सुद्धा या महाराष्ट्रातल्या तुमच्यासारख्या तमाम जनतेच्या आयुष्यामध्ये सोन्यासारखे दिवस मात्र आम्हाला आणायचे आहेत आणि त्यासाठी आम्ही काम करतोय. आणि म्हणूनच लोक विश्वास ठेवत आहेत. दिलेला शब्द पाळणारे आपण लोक आहोत. आणि खऱ्या अर्थाने मी जेव्हा सीएम होतो तेव्हा देखील कार्यकर्ता म्हणून काम करत होतो. आजही कार्यकर्ता म्हणून काम करतोय, उद्याही कार्यकर्ता म्हणून काम करणार. हा पक्ष आपला जो आहे, इथं कुणी मालक आणि नोकर नाही, इथं आपण सगळे कार्यकर्ते आहोत. जो कार्यकर्ता काम करेल तो पुढे जाईल, जो निष्ठेने काम करेल त्याला पुढे जाण्याची संधी याच्यामध्ये आहे. आपल्याकडे वशिलेबाजी लागत नाही, तिकडे काय काय लागायचं ते तुम्हाला माहित आहे. मी काय त्याच्यावर बोलू इच्छित नाही. आणि म्हणून आपल्याकडे काम, काम आणि काम आणि विकास, विकास आणि विकास हाच आपला अजेंडा आहे. आज देखील आपली महायुतीची दुसरी इनिंग सुरू झाली आहे. अनेक मार्गील आपण आमची टीम, देवेंद्रजी आमची टीम काम करते आहे. आज आपल्याला मला सांगायला अभिमान वाटतो की महाराष्ट्र नंबर 1 ला आहे. आज भारताचं जे काही मोदी साहेबांचा संकल्प आहे, स्वप्न आहे, $5 ट्रिलियन आणि भारताला आर्थिक महासत्ता बनवण्याचं, त्यामध्ये महाराष्ट्राचा मोठा वाटा असणार आहे. महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा असणार आहे. आणि हा वाटा कशाचा? हा विकासाचा. आणि म्हणूनच आज लोक आपल्या फक्त महाराष्ट्रातून नाही तर इतर राज्यातून लोक येत आहेत. इतर राज्यातले लोक पण शिवसेनेमध्ये जॉईन होत आहेत, शिवसेनेमध्ये सामील होत आहेत. याचं कारण शिवसेना दिलेला शब्द पाळते. शिवसेना आपण लोकांना भेटतो, घरी बसत नाही. घरी बसणाऱ्यांना कायमचं लोकांनी घरी बसवलेलं आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी त्यांनी जे जे काही इतके वर्ष केलं, आज जेव्हा बाळासाहेबांचे विचार तुम्ही सोडल्यानंतर लोकांनी देखील तुम्हाला सोडलं. आता काय काय म्हणायला लागले, त्या दिवशीचं वर्धापन दिनाच्या निमित्त काय म्हणाले. आता मी त्या दिवशी बोललो, कमान किल मी, कशाला काय. अरे बाबा, आज शोलेमधला असराणी सिनेमा बघितला ना आपण, शोलेतला असराणीचा डायलॉग बघितला ना, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे. अरे पीछे कहा है कोण. आणि गेला तो कचरा, गेला तो गद्दार. आता तुम्ही मला सांगा, एवढे हजारोंच्या संख्येने तुम्ही आलेला आहात, एका शिवसेनेच्या विचारापोटी आलेला आहे. तुम्हाला कोणी 5 पैसे दिलेत? तुम्हाला कोणी काय सांगितलंय? तुम्हाला काय पैसे देऊन आणले? तुम्ही मनापासून आलेले लोक आहात. तुम्ही मूळ शिवसेनेच्या विचारधारेशी जोडलेले लोक आहात. हा एकनाथ शिंदे वयाच्या 18व्या वर्षापासून शिवसेनेचं काम करतोय. शाखा प्रमुख ते मुख्यमंत्री होण्याचा मान मला मिळाला. हे का? कशामुळे? केलेल्या कामामुळे, शिवसेनेवर बाळासाहेब असलेल्या निष्ठेमुळे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या सोबत काम केल्यामुळे आणि त्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून काम करतोय आपण. आणि त्यामुळे असे खोटं नाटक करून तुम्हाला आता एवढं प्रॉब्लेम त्यांना झालाय, एवढी गळती लागली आहे, ती गळती थांबवण्यासाठी युती करायला आक्तिक झालेत. अरे ज्यांना तुम्ही म्हणत होता संपलेला पक्ष आहे, यांच्याशी काय बोलायचं, जेव्हा मुख्यमंत्री होता तेव्हा ज्यांना कसपटा समान तुम्ही मानत होते, कचऱ्यामध्ये जमा करत होते, आता युती करता का, युती करता का, एवढी आगतिकपणा का झालं, का वेळ आली, याचं चिंतन करणार की नाही.
आत्मपरीक्षण करणार की नाही? अरे तुम्ही काही केलं तरी सुद्धा ज्या दिवशी 2019ला तुम्ही बाळासाहेबांच्या बरोबर विश्वासघात केला, हिंदुत्वाशी विश्वासघात केला, मराठी माणसाशी विश्वासघात केला, ज्याने तुम्हाला मतदान दिलं 2019ला त्यांच्याशी विश्वासघात केला, त्याच वेळेस लोकांनी तुम्हाला सोडलंय. त्याच वेळेस या महाराष्ट्रातल्या लोकांनी ठरवलंय की ह्या सत्तेसाठी ही व्यक्ती काही करू शकते. आणि म्हणून मी म्हणतो बाळासाहेब हिरा होता, हिऱ्यापोटी घारगोटी असं जे म्हणतो आपण ते खरं आहे. तुम्ही विचार सोडले, तुमचा विषय संपला. आणि त्यामुळे हा एकनाथ शिंदे बाळासाहेबांच्या विचाराशी कधी प्रतारणा करणार नाही. सत्तेसाठी खुर्चीसाठी कधीही कुठलाही कॉम्प्रोमाइज तडजोड आमच्याकडून होणार नाही. आणि म्हणून आज देशभरामध्ये आज आपल्या पक्षाला लोकांकडून मागणी आहे प्रवेशाची. सगळे लोक काय येत आहेत? कारण बाळासाहेबांचे हिंदुत्वाचे विचार पुढे नेण्याचं काम केलं. अयोध्येत राम मंदिर बांधण्याचं स्वप्न कुणाचं होतं? बाळासाहेबांचं होतं. काश्मीरमध्ये 370 कलम हटवण्याचं काम स्वप्न कुणाचं होतं? बाळासाहेबांचं होतं. ते पूर्ण कोणी केलं तर या देशाचे प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्री अमित भाईंनी केलं. त्यांना तुम्ही रोज शिव्या देताय, लष्कराला शिव्या देताय. पहलगामला झालेल्या हल्ल्यामध्ये एका तरी मराठी माणसाच्या घरात तुम्ही गेले सात्वन करायला? तेव्हा कुठं होते दादा? आणि त्यामुळे आता त्यांच्यावर अशी वेळ आली आहे की ही गळती कशी थांबवायची. तर 16 एप्रिलला नाशिकमध्ये आता नवीन AI तंत्रज्ञान आलेलं आहे. त्याच्यामध्ये लोकांचा आवाज काढता येतो. बाळासाहेबांच्या तोंडी खोटे शब्द टाकून या ठिकाणी त्यांची व्हिडिओ रिलीज केला. काय वेळ आली तुमच्यावर? ते पण केलं, ती पण नीट केली नाही व्हिडिओ, ती तरी नीट करायची होती. एकनाथ शिंदेसाठी बाळासाहेबांनी बोललेले वाक्य तुम्ही व्हिडिओमध्ये त्या ह्याच्यात ऐकता क्लिपमध्ये. आणि तुम्ही अशी परिस्थिती तुमची का झाली? याचं कारण तुम्ही बाळासाहेबांना फसवलंय, बाळासाहेबांशी विश्वासघात केलाय. आणि म्हणून जेव्हा जेव्हा शिंदेवर कोणी अविश्वास दाखवतो, शिंदेला हलक्यात घेतो, त्याचा टांगा पलटीच होतो. आणि मग तो शिंदे ठाण्यातला असू दे नाही तर नाशिकचा शिंदे असू दे. आणि म्हणून मी तुम्हाला एवढंच सांगतो, आता विलासने धनुष्यबाण हातात घेतलेला आहे. आणि म्हणून हाती बाळासाहेबांचा धनुष्यबाण, मनात इरादे पक्के, नाशिकच्या आखाड्यात तो देणार भल्या भल्यांना धक्के. आणि त्यामुळे आता तुमची एवढी सगळी टीम आहे, सगळे लोक आहेत, पेलवान लोक पण आहेत. आता आणि तुम्हाला सांगतो आपल्या पैलवान लोकांची एक करामत. आपल्याकडे तो पैलवान काय नाव? चंद्रहार पाटील पैलवान आपल्याकडे प्रवेश केलाय 5000 पैलवान घेऊन. आता ते काय करणार आहेत माहितीये? आपल्या देशाच्या सीमेवर लढणाऱ्या जवानांसाठी, सैनिकांसाठी 1000 लोक जाऊन काश्मीरमध्ये रक्तदान करणार आहेत आपल्या त्या लोकांचं. आणि म्हणून हे असे लोक आपल्या शिवसेनेत येत आहेत. काय मला पाहिजे म्हणून नाही, मला द्यायचं आहे म्हणून येत आहेत. आम्ही देणारे आहोत, आम्ही घेणारे नाही. ही लेना बँक नाही, ही देना बँक आहे. त्यामुळे तुम्हाला सगळं माहित आहे. थोडं बोललं की लगेच तवरून ताक काढते. त्यामुळे ही अवस्था जी झाली आहे त्याला कारणीभूत कोण आहे हे फक्त आता त्यांचे नेते तिकडे हे करतील की विलास शिंदे काय, तो विलास शिंदे गेला आम्हाला काय फरक पडणार नाही. खुर्चीवर बसवा ना, खुर्चीवर बसवा, खुर्चीवर बसवा. अरे काही चला.
थोडी गर्दी कमी करा. आणि म्हणून सकाळी कोणतरी म्हणाला विलास शिंदे शिवसेनेमध्ये चालेल. कोण आहे विलास शिंदे? ज्या विलास शिंदेला सारखं सांगत होते, अरे बाबा विलास आपल्याला सोबत काम करायचं आहे, भाऊ चौधरी इथे साक्षीदार आहे. आणि म्हणून हाच विलास शिंदे अयोध्येमध्ये त्यांना पाहिजे होता, हाच विलास शिंदे आंदोलनाला पाहिजे होता. आता विलास शिंदे कोण? म्हणून तर तुम्हाला आता लोक विचारतात तुम्ही कोण? तुम्ही कोण? कारण तुम्ही जेवढ्या आम्हाला शिव्या द्याल तेवढे तुम्ही स्वतःचा खड्डा खोल 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 खोदत जाल. आणि म्हणून आम्ही आरोपाने टीकेने उत्तर देतच नाही. आणि म्हणून कमरेचं सोडून डोक्याला गुंडाळल्यांच्याबद्दल काय बोलायचं. आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो, ही सगळे आलेली हे नाशिकचे सगळे आमचे वाघ आहेत, ते वाघ आणि खऱ्या शिवसेनेत आलेले आहेत. आणि म्हणून मी नेहमी सांगतो, वाघाचं कातडं पांघरून लांडगा वाघ होत नाही, त्याला वाघाचं काळीज लागतं. आणि म्हणून या ठिकाणी जो आम्ही निर्णय घेतला, खुलेआम निर्णय घेतला आणि अन्यायाच्या विरुद्ध निर्णय घेतलाय, या महाराष्ट्राला वाचवण्यासाठी निर्णय घेतलाय, शिवसेनेला वाचवण्यासाठी निर्णय घेतलाय, धनुष्यबाण वाचवण्यासाठी आम्ही निर्णय घेतलाय. आणि या महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य लाडकी बहिणी, शेतकरी, वारकरी सगळ्यांना, ज्येष्ठांना न्याय देण्यासाठी आम्ही निर्णय घेतलाय. आणि म्हणून मला अभिमान आहे. पद येतात जातात, बाळासाहेब सांगायचे, सत्ता येते सत्ता जाते पुन्हा येते, पण एकदा नाव गेलं की परत येत नाही. आणि म्हणून तुम्ही नाव घालवलंय ते परत येणार नाही. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, पद वर खाली होतात, परंतु या तुमच्या एकनाथ शिंदेला, या तमाम महाराष्ट्रातल्या लाडक्या बहिणींचा लाडका भाऊ ही ओळख मिळाली, ही सगळ्यात माझ्यासाठी महत्वाची आहे. आणि म्हणून मी विलास शिंदे आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, मनापासून आपल्याला मी धन्यवाद देतो. आता तुम्ही म्हणालेला हा ट्रेलर आहे, पिक्चर अभी बाकी आहे, पण काय तिकडे शिल्लक ठेवायचा तुमचा विचार दिसत नाही आहे. आणि म्हणून आपल्याला एकच आहे, आता लोकसभा आपण लढलो, लोकसभा जिंकली, केंद्रात प्रधानमंत्री मोदी साहेब विराजमान झाले. आणि या ठिकाणी विधानसभा आपण महायुतीने लढली. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये देखील महायुतीचा भगवा झेंडा डौलाने आपल्याला फडकवायचा है. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आइए देखते अगली खबर। बीजेपी सांसद अजित गोपचाड़े का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज, कहा देश के प्रति नहीं गांधी परिवार के प्रति है प्यार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद अजित गोपचाड़े ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का देश के प्रति प्रेम नहीं बल्कि उनका प्रेम केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी परिवार के प्रति है। गोपचाड़े ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को समझाना चाहिए कि वे एक सम्मानित विपक्ष के नेता है, जो इस देश के नेता है, न कि केवल गांधी परिवार के नेता। उन्होंने आगे कहा कि शशि थरूर जो कर रहे हैं वही सच्चा देशभक्ति है। थरूर ने पहले देश और भारत की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और ये बताया है कि भारत पूरे देश में कैसे काम कर रहा है, कैसे आतंकवादियों और कट्टरपंथियों से लड़ रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देश का सच्चा संदेश देना ही देशभक्ति है। जो खड़गे जी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है, इनका देश के ऊपर प्रेम नहीं है, उनका सोनिया गांधी, राहुल गांधी परिवार के ऊपर प्रेम है। क्योंकि खड़गे जी को ये पता चलना चाहिए कि वो सम्मान्य विरोधी पक्ष नेता इस देश के है और खास करके गांधी परिवार की सेवा करने के लिए वो विरोधी पक्ष नेता नहीं बने। और जो शशि थरूर जी कर रहे हैं वो देशभक्ति है। उन्होंने ये माना है कि पहले हमारा देश, पहले हमारा हिंदुस्तान की सुरक्षा और हमारे हिंदुस्तान के सुरक्षा के बारे में पूरे देश में जाके हमारा देश किस तरह से काम कर रहा है, अतिरेकियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ किस तरह से काम कर रहा है, ये हमारे सारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताना, इसमें देशभक्ति है। इसमें कांग्रेस नहीं, भाजपा नहीं, कुछ नहीं। जहां देश की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी पहले देश के बारे में सोचती है, बाद में पार्टी के बारे में। तो खड़गे जी ने इस तरह का विधान करना गलत है। जहां देश संकट में है तो तब पूरा पार्टी विर्टी सब छोड़ के देश के बारे में सोचना चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी पहले हमारा देश, हमारा राष्ट्र, फिर बाद में पक्ष, फिर बाद में हमारा खुद का स्वहित, ऐसा हमारी बोलने वाली पार्टी है। तो खड़गे जी को मेरी एक सलाह है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं,
कि उन्होंने देश को प्राधान्य देना चाहिए। ऐसे समय में जब देश संकट में है और शशि थरूर जी एक अच्छा काम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कर रहे हैं, तो उनके पीछे उन्होंने खड़ा होकर उनकी थपथपानी चाहिए कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। एक कांग्रेस का आदमी देश में जाके हमारे सरकार के बारे में और हिंदुस्तान के बारे में जागरूकता निर्माण कर रहा है, तो शशि थरूर जी का मैं मन से अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो फोटो जो दिखाया है ट्विटर पे, वो तो खुले है, उनका स्वातंत्र है, उनका खुद का स्वातंत्र है, और देशभक्ति की मिसाल उन्होंने दिखाई है कि मेरे पक्ष से ज्यादा मुझे मेरे देश का हित इंपॉर्टेंट है और मैं हमारे जो ऊपर का जो आकाश है उसमें मुक्त संचार कर सकता हूं, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र है, संविधान ने सबको अधिकार दिए वाला है। इसलिए शशि थरूर जी, उनका खुद का विचार है, वो व्यक्त करेंगे, तो उनकी देशभक्ति को हमारा सलाम है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कटक रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 3 खाली डिब्बे पटरी से उतरे, कोई हताहत नहीं। ओडिशा के कटक रेलवे स्टेशन के पास सोमवार को एक मालगाड़ी के 3 खाली डिब्बे यार्ड में पटरी से उतर गए। ये घटना में किसी के घायल होने या किसी तरह की जानमाल की हानि की सूचना नहीं है। अतिरिक्त डिप्टी रेलवे मजिस्ट्रेट शुभ्रजीत मंडल ने बताया कि हम इस घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। प्रभावित डिब्बों के नंबर 37,038 और 29 है। उन्हें हटाने के लिए जेसीबी का उपयोग किया जाएगा ताकि डाउन लाइन को साफ किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्य लाइन पूरी तरह से साफ और संचालन के लिए सुरक्षित है। तो लगभग ठीक है ना, तो एमटी लेक जा रहा था पारादीप की तरफ, तो उस टाइम पे लूप लाइन पे जब ले रहा था 15 km में अनलोड मतलब ये डीजल हो गया, ठीक है ना। प्राइमरी फेस ये लग रहा है कि इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल था, इसके चलते अनइवन लोडिंग के लिए हुआ होगा। प्राइमरी फेस ठीक है, उसमें अनइवन लोडिंग हो सकता है। अच्छा, वो भी एक रीजन है, बाकी रीजन तो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। कौन कौन सा बाकी रीजन? ये 3 था, 37, 38, 39, इससे भी कुछ पार्ट था, तो बाकी था, फिर इसका आगे भी था, ठीक है ना। कितने टाइम का रूट क्लियर? अभी डाउन लाइन आपने, अभी हम लोग कोशिश कर रहा है कि इसको जो है जेसीबी से जो है मशीन से उसको खींच देंगे, फिर डाउन लाइन खाली हो जाएगा, फिर आप लाइन को हम लोग स्टोर कर देंगे। मशीन हमारा आ गया ART जो ये हमारा एक मशीन आया खुर्दा से आया, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन बोलता है ART, वो पहुंच गया, अभी वो लग जाएगा काम पे, ठीक है। बोले कि यहाँ पे जोर से आवाज हुआ जब ट्रेन निकल रहा था, तो कुछ ट्रेनें कुछ वागन चलेगा और फिर चलेगा, वो तो जाएगा। तो बेसिकली क्या है ना कि इसमें बाकी डिब्बे खाली है, वो निकल गए, और इसमें जो है मटेरियल था तो ये अनलोडिंग हो, क्योंकि घुस रहा था कार के अंदर, तो अनलोडिंग हो गया, मतलब अनइवन लोडिंग हो गया, तो चांसेस है कि उसके चलते गिर गया। सर, इसके लिए कोई पैसेंजर ट्रेन डिले हुआ या नहीं? अभी उस लाइन पे तो कोई पैसेंजर ट्रेन है नहीं, तो अभी डाउन मेन लाइन तो क्लियर है, तो अभी डाउन लाइन को क्लियर कर देने से जो भी ट्रेन है अप डाउन डायरेक्शन में दोनों ही क्लियर हो जाएगा। रेलवे ट्रैक को ज्यादा नुकसान हुआ है? अभी तो कुछ नुकसान तो नहीं दिख रहा है। अभी मोस्ट ऑफ द एसेट जो हमारा है वो इंटैक्ट ही है, ओनली इसको है। मैं ADRM इंफ्रा शुभ्रजीत मंडल। सर, इंक्वायरी होगा सिक्योरिटी, ये हमारा जो है जूनियर स्केल जो ऑफिसर्स के लेवल पे होगा। बेसिकली ये तो पैसेंजर ट्रेन इन्वॉल्व नहीं है, किसी का डेथ हुआ नहीं, तो हमारा डिविजनल लेवल पे इंटरनल इंक्वायरी होगा। ठीक। और अब अगली खबर। कोलकाता गैंगरेप मामले में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ऐसी घटनाएं बार बार क्यों? राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा का बयान। कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में कथित गैंगरेप के मामले ने राज्य की कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। इस गंभीर घटना को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर तीखा हमला बोला है। रेखा शर्मा ने कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध रुख नहीं है। पिछले साल RG कर मेडिकल कॉलेज का मामला सामने आया था और जब लॉ कॉलेज में ऐसी ही एक भयावह घटना घटी थी। वहां पे एक महिला CM होते हुए भी इस प्रकार की घटनाएं बार बार सामने आती हैं। अभी पिछले साल ही RG कर मेडिकल कॉलेज में जिस प्रकार की घटना हुई एक बच्ची के साथ, वैसी ही एक घटना अब अगेन ये रिपीट हुई है एक लॉ कॉलेज में, जहां एक बच्ची के साथ बहुत ही निशंक घटना घटी। और ये तीनों व्यक्ति जो कहीं ना कहीं TMC के साथ जुड़े हुए थे, और उनमें से एक तो पूरी तरह से उनका कार्यकर्ता था
उन्होंने ये बच्ची के साथ रेप किया और आज पुलिस चौथे दिन 5वें दिन वो कुछ चीज़ें जुटा पाई उनके अगेंस्ट। मुझे लगता है 5 दिन तक पुलिस क्या कर रही थी। आज पेपर में पढ़ने को मिला कि उन्होंने कुछ उनके अगेंस्ट जो थे चीज़ें वो ढूंढी हैं वहाँ से, उस सेम जगह से। मुझे लगता है पुलिस कुछ काम नहीं करती और बार बार उससे क्वेश्चन किया जा रहा है, उस लड़की से। यानी विक्टिम को बार बार विक्टिमाइज करने की जो बात है ये बंगाल पुलिस बार बार करती है। ये मैंने बहुत सारी घटनाओं में पहले देखा। जब मैं 9 साल NCW में थी तब मैंने यही घटनाएं हर साल में 3-4 इस प्रकार की और लगातार बाकी प्रॉब्लम्स महिलाओं की देखी। अभी मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि ममता दीदी, इस केस में वैसे ही ना हो जैसे आरजीकर केस में हुआ कि जो सच में लोग शामिल थे वो पूरी तरह पकड़े नहीं गए। और अब मुझे लगता है आपकी पुलिस कुछ काम कर रही है तो उनको करने दीजिए, प्रेशराइज मत करिएगा, क्योंकि बार बार TMC के वर्कर्स प्रेशराइज करके केस को बिगाड़ देते हैं और न्यायालय में जो सबूत जाते हैं वो आधे अधूरे होते हैं। तो आधे अधूरे सबूतों के साथ मत भेजिएगा। ठीक से ये केस हो, उसको बच्ची को न्याय मिले और इस प्रकार की घटनाएं ना घटें, बार बार दोहराई ना जाएं। ऐसा ही मुझे एक अपील करनी है CM से, क्योंकि वेस्ट बंगाल महिलाओं के लिए बिल्कुल इनसिक्योर प्लेस है, आज तक बिल्कुल इनसिक्योर जगह है और इसको ठीक करने का आपके ऊपर ही दायित्व बनता है। लेकिन मैम जिस तरीके से इनसेंसिटिव बयान आ रहा है, मदन मित्रा उनका साफ तौर पर, तो वो लड़की अकेले क्यों गई, वहां पर सबको साथ में लेकर जाना चाहिए था, इस तरीके के बयान है। हालांकि एक्शन भी लिया गया, लेकिन ऐसे टाइम पर ये बयान आना, ये इनसेंसिटिविटी है इनके लीडर्स। ये हमेशा ऐसा ही होता है। कहीं पे भी बंगाल में जब भी इलेक्शंस के बाद भी घटनाएं घटी, इसी तरह के बयानबाजी इनके लीडर्स ने दी। इसी से पता चलता है कि वो महिलाओं के विरोध में है, अपने ही लीडर्स के अगेंस्ट वो दे रहे हैं। अभी तो अपने ही महिला लीडर्स के अगेंस्ट बयानबाजी हो रही है। ये बात भी ठीक है कि वो महिला लीडर भी खुद महिलाओं के अगेंस्ट बयान करती रही है और उसमें से मेरे लिए भी उन्होंने इस तरह का बयान किया था पहले। तो इनसेंसिटिविटी तो इनमें कूट कूट कर भरी है, चाहे वो CM हो या इनके बाकी लीडर्स हो। इसीलिए ये अभी तक ये टैकल नहीं कर पा रहे प्रॉब्लम, क्योंकि पुलिस भी इन्हीं की सोच पर चलती है। आइए देखते अगली खबर। SP भीमाशंकर गुलेड ने इंगली गांव में श्री राम सेना कार्यकर्ताओं पर हमले का किया खुलासा, 4 गिरफ्तार। इंगली गांव में श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के मामले में पुलिस अधीक्षक भीमाशंकर गुलेड ने स्थिति पर बयान दिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पक्षों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं और अवैध प्रवेश के आरोप में FIR की भी दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि शिकायतों की अनदेखी नहीं की गई, साथ ही रिश्वतखोरी के आरोप भी बेबुनियाद है। मामले की गंभीरता से जारी है। आइए देखते हैं अगली खबर। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष YS शर्मिला ने जून महीने में 2500 किलोमीटर की यात्रा कर पूरे राज्य के 26 जिलों का किया विस्तृत समीक्षा दौरा। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष YS शर्मिला ने हाल ही में एक व्यापक समीक्षा अभियान के तहत पूरे राज्य का दौरा किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने जून महीने में लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा करते हुए राज्य के हर जिले के मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आंध्र प्रदेश के कुल 26 जिलों का व्यक्तिगत रूप से गहन अवलोकन किया और प्रत्येक जिले की स्थिति का विस्तार से विश्लेषण किया। YS शर्मिला ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को राज्य में मजबूत करना है। उन्होंने जिलों के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेतृत्व के साथ मुलाकात की, पार्टी की वर्तमान स्थिति को समझा और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि हर जिले में पार्टी की कमियों और संभावनाओं का अध्ययन किया गया और उन मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया जो पार्टी के विस्तार और सुधार के लिए जरूरी है। Today in the state of Andhra Pradesh, as the chief of the Congress in Andhra Pradesh, I have travelled almost 2,500 kilometers. In the month of June, I have traversed all around the state of Andhra Pradesh. We have touched every headquarter of every district. I have taken review of all the 26 districts in Andhra Pradesh. I have personally visited them, spent hours on each district review. And the single point agenda of this has been to strengthen Congress party.
In every district, we have heard their opinions, taken their suggestions, also heard their plight, what they lack, what we lack. I am very proud to say today that as a party, Congress is still very strong in the hearts of the people of not only Congress, but even the people of Andhra. People of Andhra respect the Congress party, and I respect every leader and every worker in the Congress party, because even in this dire state in the past 11 years, there have been people who have held on to the Congress flag, to the ideology, and have fought for the Congress. While I have noticed in this tour that the Congress party does not lack commitment or zeal or the seriousness, I have noticed that Congress party today lacks the resources that we need to make Congress party a success. This is not what many people would admit, but as the chief of Congress party, I am not ashamed to admit that that is the only thing Congress party lacks, and I am also proudly inviting those people who want to emerge as new leaders, MLAs in the state of Andhra Pradesh, who have the resources and who can stand by the ideology of the Congress party, who have the admiration for people like YSR and Rahul Gandhi, and who are willing to take along the Congress party with them. I'm inviting such people to emerge as leaders, come forward. If you're willing to spend time and resources for the next 4 years, Congress party is willing to give you the platform to contest in the coming elections for MLAs. So my appeal is that Rahul Gandhi will be the Prime Minister soon, and only if Rahul Gandhi becomes the Prime Minister will Andhra Pradesh get all its rights, that were all the promises that were given to it in the AP Reorganization Act. और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिंदी शिक्षण आदेश वापसी पर मंत्री आशीष शेलार का बयान। महाराष्ट्र और मराठी जनता और बीजेपी की बड़ी जीत। मंत्री आशीष शेलार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित सरकारी आदेश की वापसी की, और उन्होंने कहा कि हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र ने जीत हासिल की है, मराठी जनता ने जीत हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी विजेता के रूप में उभरी है। हमने हमेशा स्पष्ट रुख बनाए रखा था। हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महायुति ने मराठी पहचान के पक्ष में ये निर्णय दृढ़ता से लिया। ये फैसला किसी और ने नहीं लिया। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र जीत गया, मराठी आदमी जीता, भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ, क्योंकि हमने भूमिका स्पष्ट रखी थी। हम मराठी के लिए कट्टर, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने और महायुति ने इस विषय का निर्णय किया। निर्णय और किसी ने नहीं किया, ये जीआर के ऊपर निर्णय मुख्यमंत्री जी ने किया। और दूसरी बात भी हम स्पष्ट कहते थे, कह भी रहे, हिंदुस्तानी भाषा की हम खूनी नहीं, और इसके लिए हिंदुस्तानी भाषा की बात 2 टिक आग्रह से भी भाजपा ने रखी, और इसके लिए मराठी के लिए कट्टर, हिंदुत्व और हिंदुस्तानी भाषा में प्रखर, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है। तीसरी बात, अब उद्धव जी का चेहरा बेनकाब हो गया है। हमारे सवाल है, उद्धव जी बताए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर राज्य की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उसके लिए कार्यगठ आप मुख्यमंत्री तब बना था कि नहीं बना था। दूसरा सवाल है हमारा, वो विशेषज्ञों का अभ्यासगठ जो माशेलकर जी के नेतृत्व में बना, वो आप मुख्यमंत्री थे तब निर्णय हुआ कि नहीं हुआ। तीसरी बात, तीसरा सवाल, उस अभ्यासगठ में उद्धव जी ने खुद के दल का कदम नाम का व्यक्ति उसमें घुसा दिया। इसका मतलब राजनीतिक भी सहभागिता
उद्धव जी, आप उस अभ्यास गट में आपकी थी, सवाल आपको हमारा है। चौथी बात, माशेलकर समिति का रिपोर्ट जो आया उसमें तीसरी भाषा की आवश्यकता और हिंदी भाषा की अनिवार्यता, इसका उल्लेख आप मुख्यमंत्री थे तब हुआ। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? पांचवी बात, ये रिपोर्ट आपके ही मुख्यमंत्री पद के समय त्रिभाषा और हिंदी अनिवार्यता के साथ स्वीकारने की कार्रवाई आपने की कि नहीं, आपने क्यों की? छठी बात, इसको एक्सेप्ट करने के लिए जो कार्यगठ अभ्यासगढ़ मंत्रिमंडल का कार्यगठ बना, उसमें इसको मान्यता देने की सिग्नेचर हस्ताक्षर आपकी है, आप इससे क्यों मुकर रहे हो? अब उद्धव जी बेनकाब हो चुके हैं, वो ना मराठी के साथ रहे और अमराठी लोगों के ऊपर अन्याय करते हुए भी दिखे, ये बात अब स्पष्ट। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। हुल क्रांति दिवस के दौरान भोगनडीह में आदिवासियों और पुलिस के बीच झड़पों पर राज्य बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान। राज्य भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हुल क्रांति दिवस के अवसर पर भोगनडीह में आदिवासियों और पुलिस के बीच हुई झड़पों को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स पर कहा है कि ये सब राज्य सरकार की जिद्दी और हठधर्मी रवैये के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गाँव वालों और आदिवासियों की बात नहीं सुनी और उन पर प्रयोग किया। मरांडी ने बताया कि उन्होंने मौके पर तैनात पुलिस अधीक्षक से बात की है, जिन्होंने को नियंत्रण में बताया। हुल दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। मरांडी ने कहा कि हर किसी को वहां जाकर सीधो कान्हू को श्रद्धांजलि देने का अधिकार होना चाहिए और इस स्थल से 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में कोई सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस क्या कहना? मैं कहूँगा कि पुलिस ने वहाँ गलत किया कि हमने तो उन्हीं के परिवार के मंडल मुखिया से हमारी बात उनसे हमने पूछा था कि ये घटना कैसे। उन्होंने कहा कि मामला इतना ही था कि गांव के लोग ये चाह रहे थे, सबसे पहले तो उनके परिवार और गांव के लोग मूर्ति पर लोग पूजा भी करते हैं, पूजा करें और माल्यार्पण करें। उसके बाद फिर बाकी सरकारी या जो कुछ भी कार्यक्रम हो। लेकिन पुलिस प्रशासन ने या वहाँ के लोकल जो प्रशासन है, इन लोगों ने इन लोगों की बातों को एक भी नहीं सुना और इन लोगों से मारपीट करके शायद गोलियां भी चली है, आंसू गैस भी उसको छोड़ा गया है और फिर ताला को तोड़ करके और फिर ये लोग अंदर घुसे हैं। इस प्रकार की जो बातें चली। फिर मैंने एसपी से भी बात किया तो एसपी ने इतना ही कहा कि मामला कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि भाई एक मेला है, मेला ही नहीं बल्कि 1855 के हुल दिवस को हम सब याद करते हैं 30 जून को। तो प्रशासन को या सरकार को एकदम तय करना चाहिए और उस परिसर के कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर न कोई सरकारी प्रोग्राम होने चाहिए, न कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रोग्राम होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जाए और सीधो कान्हू की प्रतिमा पर फूल चढ़ावे और वहां से चले आवे। बाकी मेला वाला लगता है वो लगे, क्योंकि संघर्ष वहां इस प्रकार के जब पॉलिटिकल होता है तो स्वाभाविक रूप से, और उसमें ये भी तय हो कि सबसे पहले 30 जून को गांव के लोग, उनके परिवार के लोग, पहले वो लोग पूजा करें, पहले वो लोग पुष्पांजलि करें, फूल चढ़ावे, उसके बाद फिर बाकी लोगों के लिए हो, ताकि यह संघर्ष समाप्त हो। और वहाँ तो जो मुझे जितनी अभी तक मैंने बात किया उसे मैं कह सकता हूँ कि प्रशासन की हठ धर्मिता के कारण इस प्रकार की घटनाएं, प्रशासन चाहती तो इस प्रकार की घटना को टाला जा सकता, या सरकार चाहती तो इस प्रकार की घटना को टाला जा सकता। स्वाभाविक है कि उनके परिवार के भी लोग वहां पर हैं, गांव के लोग, तो पहला हक तो उन लोगों का बनता है। उस गांव में जब प्रतिमा है तो उस परिवार के लोग, उस गांव के जो प्रधान है,
तो पहले धूपबत्ती दिखाते, पूजा अर्चना करते और इसके बाद फूल चढ़ाते और इसके बाद बाकी लोगों के लिए भी खुल जाता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन प्रशासन ने जिस प्रकार से हठधर्मिता की है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल। और अब अगली खबर। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने आप के स्लम ध्वस्तीकरण संबंधी आरोपों पर दिया जवाब। दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए स्लम ध्वस्तीकरण के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, हमने लगातार कहा है कि उन्होंने स्लम में रहने वाले लोगों को अंधेरे में रखा है और भाजपा की बी टीम की तरह काम किया है। कल भी ऐसी स्थिति हुई जब अरविंद केजरीवाल ने स्लम निवासियों के सामने कई बयान दिए, लेकिन हमारे सवालों का जवाब देने से बचते रहे। देवेंद्र यादव ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस हमेशा लोगों के हकों के लिए खड़ी रही है और उन्हें सही जानकारी देने का प्रयास करती है, जबकि आपका रवैया जनता को गुमराह करने वाला है। देखिए, बहुत दुख की बात है कि हम लगातार एक बात कहते आए हैं कि माननीय केजरीवाल जी जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में लगातार झुग्गी झोंपड़ी और गरीब लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, हम उनको समय समय पर एक्सपोज करते रहे हैं। कल भी कुछ ऐसी ही स्थिति दिल्ली में हुई जब केजरीवाल जी ने झुग्गी झोंपड़ी के हमारे साथियों के सामने बड़ी बड़ी बातें तो की, लेकिन जो सवाल हमने 10 सवाल कल उनसे किए थे, उनका एक भी जवाब उन्होंने दिया नहीं। वो उससे भागते नजर आए। हमारे सवालात बहुत सिंपल हैं। आप 11 साल रहे, आपने एक भी झुग्गी वाले को मकान देने का काम क्यों नहीं किया, जबकि 45,000 राजीव रत्न आवास योजना के तहत कांग्रेस ने 2015 में ही बनाकर तैयार कर दिए थे। आपने कभी भी कोर्ट में ये हलफनामा क्यों नहीं दिया कि अगर झुग्गी टूटती हैं तो हम उनको अल्टरनेट जगह देने का काम करेंगे? या आपने जिस तरीके से वादे किए पिछले 11 साल में और उसको ऊपर खरा उतरने का काम नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी उनकी सोच है जिसके तहत उन गरीब आदमियों को आप बरगला तो रहे हैं, आप पुनः एक बार उसी रास्ते पर लाने का काम कर रहे हैं। आप कब थे 11 साल, आप क्यों सोते रहे, इनको क्यों नहीं मकान दिए, इनके लिए क्या आपने पिछले 11 साल में एक भी नया मकान बनाने का काम किया? नहीं बनाने का। जो बने बनाए मकान थे उनको देने का काम नहीं किया। आपने पॉलिसी 2015 तक तो बना दी, लेकिन 15 के बाद एक भी मकान नहीं दिया। तो क्या 2025 तक इन लोगों की आबादी नहीं बढ़ी? क्या कभी आपने सोचा कि केंद्र सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास कर रही थी कि गरीबों को हटाया जाए, चाहे वो रेलवे के थे या अन्य जगह पर जब जब नोटिस हुए और तोड़ फोड़ हुई, क्या आपको प्रयास नहीं किया करना चाहिए था कि एक ऑर्डिनेंस लाके इनके ऊपर एक कारपेट इनको मदद की जा सकती? तब भी कांग्रेस ही सामने आई थी, तब भी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाकर लोगों के लिए स्टे लेकर आई थी। आज जब आप सत्ता में नहीं हैं, आप सत्ता के 4 महीने बीतने के बाद आपने कभी 4 महीने में ये नहीं देखने की कोशिश की कि दिल्ली की हालत क्या है, और आज 4 महीने बाद अपनी रोटियां सेकने, राजनीतिक रोटियां इन गरीब लोगों के ऊपर आप सेकने के लिए पहुंच गए हैं। तो मेरा सवाल जो हमारे कांग्रेस के थे उनमें यही सवालात थे। हम दुख की बात यह है कि लगातार टूट फूट होने के बावजूद भी आज तक किसी भी एक स्थान पर केजरीवाल जी क्या किसी झुग्गी झोपड़ी के क्लस्टर में जाकर उनके दुख को जानने की उन्होंने कोशिश की? नहीं की है। और अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS